अस्सलामुअलैकुम। हम CTET का पेपर सेकंड आज सॉल्व करने वाले हैं। जिसने उर्दू लैंग्वेज 2 चूज़ किया है तो उनके लिए ये पेपर है, लेकिन लैंग्वेज 1 वाले भी इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि उर्दू का पर्चा जो होता है वो बहुत इजी होता है। 15 मार्क्स बहुत आसानी से हम हासिल कर सकते हैं, जो कि पैसेज पढ़ के हमें आंसर करना होता है और एक नज़म दी होती है, उसके आंसर हमको ढूंढना होता है। लेकिन जो पेडागोजी के जो 15 मार्क्स है, बकिया 15 मार्क्स आपको उसकी थोड़ी सी तैयारी करना होगी। आप ये दो चीज़ों की तैयारी नहीं भी करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो देखिए और आप समझ जाइए कि कैसे कैसे जल्दी जल्दी आंसर ढूंढना है। आपको ये करना है कि इतनी आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए कि 10 से 15 मिनट में आपका उर्दू फिनिश हो जाना चाहिए, और जो टाइम बचता है तो आप मैथ्स के लिए और दूसरे सब्जेक्ट के लिए रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए फटाफट पैसेज पढ़ेंगे और उसके जो अहम पॉइंट है उसको जहन में रखेंगे, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पैसेज दिया हुआ है। रियासत केरला कर्नाटक के जुनूब मगरिब में वाक़ है। इस रियासत से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती है। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं। केरला के मानी नारियल का घर है। यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ की ज़बान मलयालम है। कथकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम यहाँ का ख़ास त्यौहार है। जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला ही में होती है। यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। गर्मी भी बहुत पड़ती है। केरला में समंदर जगह जगह अंदर तक चला गया है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। केरला के हरे भरे जंगल देखने के काबिल है। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। इनमें रोज़वुड और सागवान के दरख्त भी पाए जाते हैं। तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी फ़ौरन फटाफट पढ़ना है, और जो अहम पॉइंट है, हम अगर ऑफ़लाइन पेपर होता था तो हम उसको पेंसिल से टिक करते थे, लेकिन यहाँ ऑनलाइन पेपर है तो हमको इसको जहन में ही रखना होगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम जल्दी से देखेंगे। केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? तो हमने अभी पढ़ा कि केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पैसेज में कि चारों तरफ नारियल के दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं। तो ये यहाँ पे हमको फ़ौरन आंसर मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 2 है नारियल के दरख्त, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है? तो जैसा कि हमने पढ़ा, पोंगल, दशहरा, ओणम, क्रिसमस। देखिए पढ़ने के बाद हमारे जहन में खुद ब खुद आंसर आ जाता है कि केरला का ख़ास त्यौहार क्या है? ओणम है। तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पहाड़ी, मैदानी, पथरीला, बंजर। तो हमने पैसेज में कहीं भी मैदानी, पथरीला, बंजर नहीं पढ़ा, बल्कि हमने पढ़ा था कि पहाड़ी है। तो ये देखिए फ़ौरन हमको आंसर इसका मिल गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आप इस बात का भी ख्याल रखिए कि आप कौन सा ऑप्शन वहाँ टिक कर रहे हैं, उसको अच्छे से आप देखकर टिक करिए, नहीं तो ऐसे आपके 2-3 मार्क्स चले जाते हैं। एक एक मार्क की अहमियत होती है। एक एक मार्क के ऊपर आप पास या फेल होते हैं। तो उर्दू में आप तकरीबन 28 से 29, 30 तक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं? यहाँ पर देखिए टिड्डियों के, सेकंड है बंदरों के झुंड, थर्ड है हाथियों के झुंड और फोर्थ है हिरनों के झुंड। तो हमने पढ़ा था कि हाथियों के झुंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125, केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं? यहाँ पर देखिए रोज़वुड और सागवान के, शीशम और सागवान के, पाम और खजूर के, चेटर और सफ़ेदे के। तो यहाँ पर हमने देखिए रोज़वुड पढ़ा था और सागवान पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहद की जमा। तो यहाँ पर देखिए सरहद की जमा है सरहदे, सराहिद, सराहदो, सराहदे, ये सब रॉन्ग है। तो सरहद की जमा है सरहदे। ख़ास का मुतज़ाद क्या है? यहाँ पर मुतज़ाद यानी इसका अपोजिट पूछा है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है आम, फिर है मामूली, मखसूस, ख़ासियत। तो यहाँ पर है ख़ास का आम, ख़ास का मुतज़ाद है आम। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासत केरला से किन 2 रियासतों की सरहदें मिलती है? देखिए यहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर से पैसेज में जाकर देख सकते हैं कि कौन से 2 रियासतों की सरहदें मिलती है। तो यहाँ देखिए हम इसके ऑप्शन देखेंगे। पहले यहाँ देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु, सेकंड है उड़ीसा और चेन्नई, थर्ड है आसाम और मणिपुर, फोर्थ है आंध्र प्रदेश और बंगाल। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे वो आप पैसेज में से ढूंढकर करिए। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, हिदायत पढ़ेंगे हम। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो चलिए इबारत पढ़ते हैं। बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसात होगा। ये बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है, गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है और सूखी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। पौधों के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ज़मीन या मिट्टी, दूसरी चीज़ पानी और तीसरी चीज़ धूप और रोशनी। बागबानी आराइश व ज़ेबाइश का काम है। हमेशा क्यारियाँ सीधी और सलीक़े से बनानी चाहिए। बागबानी करते वक्त 2 बातों का हमेशा ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला ये कि थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करना बेहतर होता है। दूसरे ये कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करे। तो यहाँ पर हमने इबारत पढ़ लिया है। अब उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम समझेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 129 है, कैसी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर 1 सूखी ज़मीन पर, नंबर 2 रेतीली ज़मीन पर, नंबर 3 पथरीली ज़मीन पर और नंबर 4 बंजर ज़मीन पर। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी पैसेज में पढ़ा कि जो सूखी ज़मीन होती है वहाँ पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ देखिए हमको हमारा जो जहन है वो नहीं इस्तेमाल करना है, मतलब हमारी मालूमात नहीं इस्तेमाल करना है। जो पैसेज में बताया गया है उसके बिना पर ही आंसर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए? नंबर 1 थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनानी चाहिए। नंबर 2 बहुत करीब बनानी चाहिए। नंबर 3 टेढ़ी बनानी चाहिए। नंबर 4 सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। तो देखिए हमने चारों ऑप्शन पढ़े और हमको ये समझ में आया कि हमने कहीं पैसेज में ये पढ़ा था कि क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। तो पैसेज को मतलब अच्छे से पढ़ना है और उसके जो अहम पॉइंट है उनको जहन में रखना है। तो इसका जो है 4th ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 131, बागबानी किस तरह का काम है? तो इसके ऑप्शंस देखेंगे हम। फर्स्ट है मेहनत से भरपूर काम, मुश्किल और सख्त काम, थर्ड आराइश व ज़ेबाइश का काम, फोर्थ सजावट और मीनाकारी का काम। तो
देखिए पैसेज में हमने पढ़ा था कि बागबानी आराइश व ज़ेबाइश का काम है, हमको फ़ौरन आंसर उसका है जहन में आता है। ये जो है थर्ड इसका आंसर करेक्ट है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है उर्दू में स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, बागबानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए। फर्स्ट है बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। सेकंड है बाग में दवाई छिड़कनी चाहिए। थर्ड है बाग में खाद अच्छी तरह डालनी चाहिए। फोर्थ है परिंदों से बचाना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसका जो राइट है हमने जो पढ़ा था वो है कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह से करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ देखिए ग्रामर का जो क्वेश्चन है ख़याल की जमा है। देखिए ज़्यादातर आपको वाहिद जमा इस तरह से पूछा जाता है और मुतज़ाद अल्फाज पूछे जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुतज़ाद अल्फाज चाहिए, वाहिद जमा चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आप कमेंट करिए कि हमको चाहिए तो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए ख़याल की जमा, देखिए नंबर 1 है ख़यालात, ख़यालातें, ख़यालातों, ख़यालातीन। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि ख़यालातें तो कोई वर्ड होता नहीं है, ख़यालातों भी नहीं होता है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं कुछ तो ख़यालों ये होता है और ख़यालातीन भी कोई वर्ड नहीं होता है, तो ये तीनों तो रॉन्ग है। तो ख़याल की जमा है ख़यालात। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हाल की जमा है हालात, इस तरह ख़याल की जमा है ख़यालात। अब यहाँ देखिए धूप का मुतज़ाद क्या है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अंधेरा, सेकंड है छाँव, थर्ड है साया और फोर्थ है छाया। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ वर्ड के जो मीनिंग है सेम लगेंगे। देखिए छाँव, साया, ये दोनों एक ही जैसे मीनिंग लगेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर धूप का मुतज़ाद आपको देना है, यानी कि अपोजिट आपको बताना है। तो देखिए धूप छाँव, हम अक्सर बोलते हैं कि धूप छाँव, तो धूप का जो है वो है छाँव है। साया किसी चीज़ का पड़ता है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे कंफ्यूज होकर कुछ भी जो लगता है उनको टिक करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर धूप का है छाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़मीन किस मौसम में नम रहती है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बहार के मौसम में, 2 बरसात के मौसम में, 3 सर्दी के मौसम में या 4 पतझड़ के मौसम में। तो हमको सबको पता है कि जब बारिश होती है तब ज़मीन कैसी होती है, नम होती है। तो उसका ऑप्शन करेक्ट है 2 बरसात के मौसम में। चलिए अब जो क्वेश्चंस आपको समझना ज़रूरी है वो है पेडागोजी के क्वेश्चंस। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हिदायत पढ़ेंगे हम। नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। यहाँ देखिए जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या उर्दू मीडियम के भी है, तो यहाँ पर सवाल आपको पूछा जा रहा है कि ज़बान को सीखने के लिए, इक्तिसाब का मतलब है सीखना, ज़बान सीखने में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल, इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है उस्ताद, सेकंड है घर, थर्ड है स्कूल या फोर्थ है मीडिया। यहाँ पर देखिए ये सारे जो ऑप्शंस दिए गए सभी करेक्ट है, क्योंकि ज़बान सीखने में सभी जो है मददगार है। उस्ताद के ज़रिए भी बच्चा ज़बान सीखेगा, घर में भी, स्कूल में भी, मीडिया में भी, लेकिन हमको
सबसे ज़्यादा जो अहम है वो बताना है। तो देखिए अब आप इसको कैसे समझेंगे, आंसर कैसे तलाश करेंगे। देखिए उस्ताद के साथ बच्चा कितने घंटे रहता है स्कूल में, कम वक्त तक रहता है उस्ताद के साथ, तो ये ऑप्शन इसका हटा देंगे हम। उसी तरह यहाँ पर स्कूल दिया हुआ है, यानी कि स्कूल में उसका वक्त 24 घंटे में से कम गुजरता है, 5 घंटे, तो ये कट कर देंगे। मीडिया, बच्चा कितनी देर जो है मीडिया से रिलेट रहेगा, कितनी देर फ़ोन या जो चीज़ें वो इस्तेमाल करेगा, तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चा घर के लोगों से ज़बान सीखता है, तो इसका जो है सही होगा आंसर 2, घर। तो ये समझिए आप कि सबसे ज़्यादा ज़बान सीखने में अहम और इम्पॉर्टेंट रोल कौन अदा करता है, घर, यानी कि घर में मौजूद लोगों से बच्चा कम्युनिकेशन करता है और ज़बान सीखता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क़वायद के उसूलों को याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद है। जो क़वायद के उसूल होते हैं, जो ग्रामर के जो उसूल होते हैं, उसको याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद क्या है। नंबर 1 साख्तियाती तरीक़ा, नंबर 2 रास तरीक़ा, नंबर 3 क़वायद का वज़ाहती तरीक़ा, या नंबर 4 फ़ितरी तरीक़ा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर याद रखिए, क़वायद का वज़ाहती तरीक़ा इसका करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर 3 क़वायद का वज़ाहती तरीक़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती, मतलब ज़बान सीखने में इसकी बिल्कुल अहमियत नहीं होती, तो किसकी नहीं होती है। नंबर 1 तरतीब की, खुद एतमादी की, आमोजिशी रवैये की, तर्जुमे की। तो यहाँ देखिए तरतीब की तो ज़रूरत होती है, क्योंकि तरतीब से ही सीखेंगे तो जब ज़बान सीखने में आएगी, मतलब तरतीब में जैसे पहले बच्चा अल्फ़ाबेट सीखेगा, फिर उसके बाद वर्ड सीखेगा, फिर उसके बाद सेंटेंस सीखेगा, तो तरतीब तो ज़रूरी है। उसके बाद खुद एतमादी भी बच्चे में होना ज़रूरी है। थर्ड आमोजिशी रवैया भी होना ज़रूरी है। देखिए किसी भी ज़बान को सीखने के लिए ट्रांसलेशन की या तर्जुमे की ज़रूरत नहीं होती, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हमको नहीं पूछा गया है, इस बात को भी जहन में रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, तो तर्जुमे की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका है 4th ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे। अब ऐसा समझिए कि आप एक टीचर हैं और आपको बच्चे को लिखने की अहमियत बताना है, तो आप क्या करेंगे। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। बच्चों से उस ज़बान के हुर्फ़ तहजी लिखने के लिए कहेंगे, मतलब आप वर्ड दे देंगे और हुर्फ़ तहजी मतलब लिखने के लिए कहेंगे, उनको अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए कहेंगे। या सेकंड, बच्चों को अपने ख़यालात क़लमबंद करने का मौका फ़राहम किया जाएगा, अपने ख़यालात, आपके जो भी ख़यालात है उसको क़लमबंद करने के लिए कहेंगे आप। थर्ड है, बच्चों से पहले याद करने और फिर खुशख़त अंदाज में एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहा जाएगा। या फोर्थ है, बच्चों को तख्ते स्याह से हुरूफ़ को लिखने का मौका फ़राहम करेंगे। तो यहाँ देखिए अब यहाँ से हम आंसर कैसा निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में बच्चों से उस ज़बान के हुर्फ़ तहजी लिखने के लिए कहेंगे। आप जो भी लैंग्वेज उसको सिखा रहे, हिंदी सिखा रहे या मराठी सिखा रहे या उर्दू सिखा रहे, तो आप सिर्फ उसको हुर्फ़ तहजी लिखने को कहेंगे, तो उसमें कोई उसका जो लिखने की जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इसका रॉन्ग है। थर्ड है, बच्चों से पहले याद करने, देखो याद करने वाला ऑप्शन कभी भी राइट नहीं होता। उसके बाद है, बच्चों को तख्ते स्याह से हुरूफ़ को लिखने का मौका फ़राहम करेंगे। अब यहाँ पे भी बच्चा क्या कर रहा, कॉपी कर रहा, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको देखकर लिख रहा, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। सेकंड है, बच्चों को अपने ख़यालात क़लमबंद करने का मौका फ़राहम किया जाएगा। बच्चे जब अपने ख़यालात सोचेंगे, जो भी अपना कोई भी टॉपिक पे वो अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे, तो वहाँ पर जो उनकी लिखने की सलाहियत है वो ज़्यादा उभरेंगी। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शंस को कट करते हुए राइट ऑप्शन तक, सही जवाब तक पहुंचना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए तदरीसी आमोजिश मवाद TLM के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है। मतलब
बच्चों के तदरीसी आमोजिश में, मतलब बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो उसके लिए सब, मतलब जो भी हम टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे अहम नुक्ता क्या है, उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए। मतलब जो भी टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं वो हमको करीब के बाज़ार से ही दस्तयाब होना चाहिए। सेकंड, उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। थर्ड, उसे सिर्फ तुलबा का तैयार कुर्दा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जिसको सिर्फ स्टूडेंट्स ने बनाए हो। या फोर्थ, उसे सयाक़ के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। मतलब जो लेसन आप पढ़ा रहे उसके हिसाब से इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो भी लेसन हम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड ही हम टीचिंग एड यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ये है उसका कि उसे सयाक़ के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी जमात के चंद तुलबा को बाज़ सूतियों की अदायगी में परेशानी होती है। मतलब कुछ आवाज़ों की अदायगी में परेशानी होती है सेकंड के स्टूडेंट्स को। तुलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या होंगी? तो ऑप्शंस देखेंगे हम। फर्स्ट है, इंसानी मुंह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सूतियों की हामिल अदायगी की नुक्तों को पेश करना चाहिए। मतलब एक इंसानी मॉडल आप बताएंगे और वहाँ से आप उसको बताएंगे कि यहाँ से ये आवाज़ निकाले, वहाँ से वो आवाज़ निकाले। ठीक है। या फिर सेकंड ऑप्शन है, इसे हम काफ़िया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ों में सूतिया की तख्लीक़ और शनाख्त जैसी जोड़ सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे देखिए सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए बता रहा है। उसके बाद है, मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना और सूतियों को नुमाया करके इनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। या नंबर 4, तुलबा को मश्क दी जाए ताकि इसे बार बार दोहरा कर अपनी परेशानी पर काबू पा सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए फर्स्ट इसका ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर इंसानी मुंह के एक मॉडल के ज़रिए आप बता रहे कि यहाँ से ये आवाज़ निकाले, हलक से आवाज़ निकाले, तालू से आवाज़ निकाले, दांत की तरफ से ज़बान टच करके आवाज़ निकाले। तो इसमें क्या है, सिर्फ बच्चा देखेगा, उसमें बच्चा खुद से अमल नहीं करेगा। सेकंड, इसमें बोल रहा है कि इसे हम काफ़िया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सूतिया की तख्लीक़ और शनाख्त जैसी सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा। थर्ड है, मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ो और सूतियों को नुमाया करके इनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। देखिए बच्चा जब मतन पढ़ेगा बाआवाज़ बुलंद और सूतियों को मतलब जो आवाज़ है उसको नुमाया करेगा और उसका इस्तेमाल की हम उसको वजाहत करेंगे, तब उसको समझ में आएगा कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। और फोर्थ है कि तुलबा को मश्क दी जाए ताकि इसे बार बार दोहरा कर अपनी परेशानी पर काबू पा सके। यहाँ पर देखिए रिपीटेशन किया जा रहा, मश्क कराई जा रही है, तो रॉन्ग है। अब देखिए आंसर की मैं आपको सेकंड ऑप्शन राइट बताया है, लेकिन मुझे इसका थर्ड राइट लग रहा है। थर्ड इसका आंसर मुझे राइट लग रहा है। आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है आप भी कमेंट करके मुझे बताइए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर थर्ड ही होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदरीस के किस तरीक़े में पहले क़वाइद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पहले उसूल बताया जाता है, फिर मिसालें पेश की जाती है। तो फर्स्ट है इस्तिक़राई तरीक़ा, सेकंड इस्तख़राजी तरीक़ा, थर्ड है क़वाइद के वज़ाहत का तरीक़ा, या फोर्थ है रास्त तरीक़ा। तो इसका राइट है इस्तख़राजी तरीक़ा। राइट आंसर है इस्तख़राजी तरीक़ा। पहले क्या किया जाता है, उसूल बताए जाते हैं और उसके बाद उसके जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट जो है एग्जांपल्स बताई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इस्तख़राजी तरीक़ा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है। ऑप्शंस देखेंगे, फितरी तामुली माहौल में ज़बान को बरतकर, ज़बान की साख्त का तज्जिया करके, ज़बान के अदब का मुताला करके, या नंबर 4 है ज़बान के बोलने वालों की सकाफ़त का मुताला करके। यहाँ देखिए कि जो आमोज़गार है वो किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है, यानी कि सीखता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन करेक्ट है फितरी तामुली माहौल में ज़बान को बरतकर, मतलब फितरी तौर पर जब हम किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो हम जो है उसको सीखेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है। यहाँ पे देखिए लतीफ़ हर की महारत बताई जा रही है। नंबर 1 है चढ़ना, उछलना कूदना, लिखना या पढ़ना। तो देखिए इसका ऑप्शन करेक्ट है लिखना। लतीफ़ हर की महारत में फ़रोग़ देने के लिए क्या है, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है, यानी कि कौन सा सवाल क्लास में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है। नंबर 1, गुब्बारा उड़ाकर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। नंबर 2, सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखे। नंबर 3, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। नंबर 4, क्या तुम ख़त लिख चुके हो। तो यहाँ देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड है, सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखे। तो सब बच्चे यहाँ पर अपनी अपनी ज़बान में लिखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है कसीर लिसानियत को फ़रोग़ मिलेगा, ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्तिदाई दर्जात में नज़्मों को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये मतलब जो फर्स्ट और सेकंड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें नज़्मों को पढ़ना चाहिए, क्यों। नंबर 1, आमोज़गारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका फ़राहम करती है। नंबर 2, आमोज़गारों को नज़्म ज़ब्त में रखती है। नंबर 3, आमोज़गारों को हदफ ज़बान के क़वाइद की आमोज़िश में माउन होती है। या नंबर 4, मुश्किल अल्फाज की वज़ाहत और फिर जुमला साजी में आमोज़गारों की मदद करती है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1, आमोज़गारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका फ़राहम करती है। कोई भी नई लैंग्वेज होगी, बच्चे पोएम्स बोलेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है नई लैंग्वेज में बोलने का उनको मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 147, एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फ़ैसला किया। किसकी सरगर्मी को, सुनने की। इसने इस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खौस की सरगर्मियों का कामों का मंसूबा बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस मुबाहिसे के लिए कुछ तफ्शीशी सवालात। इस तरह की तैयारियां होती है। नंबर 1, सुनने से पहले की सरगर्मियाँ। नंबर 2, सुनने के दरमियान की सरगर्मियाँ। नंबर 3, सुनने के बाद की सरगर्मियाँ। या नंबर 4, सुनने की सरगर्मियों की तौसी। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि किसी सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फ़ैसला किया और उसके लिए उन्होंने आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खौस की सरगर्मियाँ, मतलब गौर व खौस करे उसका मंसूबा बनाया, और जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबाहिसा के लिए कुछ तफ्शीशी सवालात भी किए जाएंगे। इस तरह की तैयारी किसके लिए होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को सुनने की पहली सरगर्मियाँ होती है, सुनने से पहले की सरगर्मियाँ। ये इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है।
मतलब जब आप कोई ज़बान पढ़ा रहे हैं तो किसी भी मतलब ज़बान पढ़ाने के लिए तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। क्या सही नहीं है? नंबर 1, ये बच्चों को तस्वीर के मुशाहदे का मौका फ़राहम करता है, तो ये तो सही होना चाहिए। नंबर 2, ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फ़राहम करता है। थर्ड, ये बच्चों को ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीक़ियत का मौका फ़राहम करता है। नंबर 4, ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फ़राहम करता है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों को तस्वीर बता रहे, तो वहाँ पर सुनने की महारत को फ़रोग़ कहाँ से मिलेगा? तो ये सही नहीं है, उसमें तो यही सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन ही इसका करेक्ट है कि बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फ़राहम करता है। बच्चों को जब तस्वीर बता रहे, कोई पिक्चर बता रहे, तो उसमें बच्चों को सुनने का मौका कहाँ से फ़राहम होगा? तो हमको यही पूछा गया है कि क्या सब इस हवाले से सही नहीं है, तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक कि इब्तिदाई ख्वानगी की सतह पर डैश का शुमार लिखने में होता है। मतलब कि इब्तिदाई ख्वानगी, जब जो इब्तिदा में ख्वानगी की सतह होती है तो उसमें डैश का शुमार लिखने में होता है। नंबर 1, हुर्फ बनाने। नंबर 2, लफ्ज़ों को लिखने। नंबर 3, जुमले बनाने। या नंबर 4, ड्राइंग। तो यहाँ देखिए, लिखने पढ़ने सबसे पहले जो होता है बच्चों को हम सबसे पहले लिखने में हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचने के लिए देते हैं और फिर उसके बाद ड्राइंग बनाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इब्तिदाई ख्वानगी में सबसे पहले क्या होता है, ड्राइंग का काम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है? नंबर 1, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो या तामुल। तो यहाँ पर देखिए, आमोज़गारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम जो है वो है पोर्टफोलियो। ये आप जहन में रखिए कि जांच के लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है, पोर्टफोलियो। जिसमें पोर्टफोलियो ऐसा होता है कि उसमें सारी बातें शामिल होती है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट कीजिए। मैं इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड कीप लर्निंग।